हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 15 की देखी थी। ठीक है, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, एटॉमिक रेडियस देखी थी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी। ठीक है, तो आज हम पीरियड के अंदर बात करने वाले हैं। तो पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं पीरियड के अंदर। तो ग्रुप 15 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, काशी, यहाँ पे काशी गए संत प्रभु। ठीक है, ये ग्रुप 15 है, कार्बन फैमिली है। और यहाँ पे ग्रुप 14 है, ये 15 का लिख लेता हूँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिगड़े या बिंदास। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 6 है, इसमें आप 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 14, इसमें आप 18 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 32, इसमें आप 18 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 50, और इसमें आप 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा 82। ठीक है, 8, 18, 18, 32 पी ब्लॉक में ऐसे आप कर सकते हो। और पीरियड में तो ये 7, ये 15, ये 32 है तो ये 33, ये 51 और ये 83। ठीक है, ओके, ये मैं निकाल देता हूँ 8, 18, 18, 32, ये आपको याद होना चाहिए, आगे ही मैं बोल दिया हूँ। चलो, अब अगर इसकी बात करें तो ये पीरियड नंबर सेकंड में आएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, अब पीरियड की बात करें मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की। तो आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक देखो आप, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि कार्बन में यहाँ पे ये जो है 2s है और ये 2p है। ठीक है, 2p में 3 2px 2py होगी, और नाइट्रोजन में भी वही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब कि कोई शेल बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज नो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पे कोई मतलब कि शेल ऐड नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल कोई ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ऐसा क्यों लिखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक बढ़ गया, ये मान लो कि यहाँ पे कार्बन है और ये फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे 7 प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन 7 है और यहाँ पे प्रोटॉन 6 है, लेकिन साइज में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कोई नया शेल नहीं बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें तो 2 ही है, इसमें NS2 NP2 है और इसका NS2 NP3 है, तो इसमें कोई नया शेल आया, ऐड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो बाउंड्री वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 है। अगर इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप 14 एटॉमिक रेडियस ऑफ G14 इज बिगर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ G15। ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स है ये, इनकी एटॉमिक रेडियस इनसे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता जाएगा, बढ़ते रहेगा, मतलब कि बढ़ता रहेगा। शेल तो इंक्रीज होता नहीं है, 1-2 इलेक्ट्रॉन में कोई शेल इंक्रीज नहीं होगा, 10-12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो होगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो बाकी की सभी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे तक बहुत दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इसके अगर मैं कारण बताऊं, ठीक है, इसके कारण बताओ, तो एक तो साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ G14 एलिमेंट्स क्या होगी, उससे कम होगी एनर्जी ऑफ G15 से, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के बाजू में होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसको निकालने के लिए उतनी ही हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैं अगले वीडियो में बोल चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी साइज ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रुप 14 से। इवन सेम ये जो प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G14 इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G15। ठीक है, अट्रैक्ट करना, जितना न्यूक्लियस जितना साइज कम उतना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन भी मैं अगले वीडियो में बोल चुका हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आया इतना, ओके। तो चलो अब पीरियड की बात करते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, तो ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन या मतलब कि टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल इंक्रीजेस इन G15, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ऐसे बात करूँ, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस टू आर्सेनिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों, तो पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, एंड एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिख रहा है ना वीडियो में, ओके। पैकिंग एफिशिएंसी और एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस और आर्सेनिक, यहां पे मैं लिख लेता हूं, दे डू नॉट हैव डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, है लेकिन एफ ऑर्बिटल्स मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे ये निकाल दो, हम ये लिख लेते हैं, दे हैव इनर्ट पैर इफेक्ट, उनके पास इनर्ट पैर इफेक्ट है, वो शो करते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट दे शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट,
दे शो की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे दे आर वेरी स्टेबल, यहाँ पे पूरा यही निकाल लेते हैं, दे आर वेरी स्टेबल इन +5 oxidation state. So in that packing efficiency increases, that's why melting point increases. पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वो हाईली इंक्रीज हो रही है इस केस के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर आर्सेनिक टू स्टीबियम टू बिस्मथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इज नॉट हाईली इंक्रीज, वो तो आपको मालूम है। यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इवन दे डू नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल के आगे इनर्ट शेल कौन सी है, डी और एफ शेल है, जो मैंने बिस्मथ में आगे वीडियो में बताया था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे लगता ही नहीं है। दैट्स वाई they are very stable in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ज़्यादा स्टेबल किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट्स वाई पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीजेज एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, और ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कई बुक्सों में दिया जाता है, कई बुक्सों में नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा ये भी मैं बता दूँ, इन दोनों के बीच का जो फंडा है वो, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फंडा है ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है इसका, स्टीबियम और बिस्मथ का, एंटीमनी या बिस्मथ बोल दो। यहाँ पे इसका जो 141 पिकोमीटर और 148 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडियस, इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ कि बिस्मथ जो है, बिस्मथ उससे ये जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है एंटीमनी का, ठीक है। इसका क्या होता है, एंटीमनी का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है, जिससे क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इसका जो है वो एंटीमनी का ये जो है वो ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर? बहुत ही मतलब कि कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा जो भी क्लियर आउट करेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो ये एक फंडा यहाँ पे याद रखना आप, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो अब बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारी मतलब कि बोल दो कि बहुत मतलब कि वैरायटी है यहाँ पे पी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में तो उससे भी ज़्यादा है। मैंने 11th में जो भी अपने पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताया हुआ है कि डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है। मैंने सिर्फ एक पहली सीरीज़ बताई थी, स्कैंडियम वेनेडियम वाली, जो फेरस वाली थी ना, वही मैंने बताई थी, ठीक है। उसमें आगे जाके एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज होता है, ठीक है, डी ब्लॉक में अंदर। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, विच इज डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज, वैंडर वाल फोर्स, एच बॉन्डिंग, पोलैरिटी, ये सभी चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा है, तो नॉर्मली मैंने आपको बोला वही होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऐसे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल इंक्रीजेस। यही हमारे बुक में दिया होगा, नहीं दिया होगा,
शायद दिया होगा, सभी प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक हाईली डिफरेंस है, यहाँ से थोड़ा डिफरेंस, यहाँ से थोड़ा डिफरेंस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक माइनर डिफरेंस है। इन दोनों के बीच एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस क्या है, बहुत ही माइनर है ना, बहुत ही माइनर है, ठीक है। तो एंटीमनी और बिस्मथ इन दोनों में से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका जो है वो ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है, मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैंने आगे यहाँ पे बताया वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा होगा। ऐसे उल्टा लिख लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। बिस्मथ वहाँ पे भी याद होगा, यहाँ पे भी होगा, याद होगा, ठीक है। तो अराउंड इसका जो है वो 1437 होता है, 1460 होता है, ऐसा कुछ होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों के बीच 23 का ही डिफरेंस होता है, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बिगर साइज बट इट ऑल्सो हैज़ d and f orbitals which cause in a weaker van der वाल फोर्स, ये मेन कॉज होता है। अब सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि बिस्मथ का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एंटीमनी से, ठीक है। क्लियर? ये दिया गया नहीं है मुझे लगता है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत ही मतलब कि अंदर से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो है वो सब एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ये लोग, साइंटिस्ट होंगे, केमिस्ट होंगे, उसके बाद थियरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली होगा, इसलिए इसको थियरी बना के यहाँ पे बता दिया। क्लियर? समझ में आ गया? इतना नोट करो, ओके। इसके बाद चलते हम डेंसिटी पे। कितने नंबर की प्रॉपर्टी हो गई? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। नंबर दे देना, आपको नंबर दे देना। डेंसिटी विच इज रो, you all know density is equal to mass by volume. That means density is directly proportional to m, which is mass, and density is inversely proportional to volume. ठीक है, ये तो सबको मालूम ही, 9 से आ रहा है। तो G15 एलिमेंट्स की मैं बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, वो हमने देखा। दैट मीन्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ना। और मास की बात करो तो मास भी इंक्रीज हो रहा है। अब सीधी सी बात जो आगे हमने देखी है कि यहां से लेके यहां तक इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कैसे? इसका देखो 70 पिकोमीटर था, इसका 1110 पिकोमीटर, ये 121 पिकोमीटर, 120 होगा शायद, इसका 141 पिकोमीटर और इसका 148 पिकोमीटर, ये एटॉमिक रेडियस है। तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब कि वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एटॉमिक रेडियस स्लाइटली इंक्रीजेस, दैट मीन्स वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, बट मास जो है वो तो बहुत ही मतलब कि पावरफुल इंक्रीज हो रहा है, हाईली इंक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है, हाईली इंक्रीज। कैसे? मास मतलब क्या, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मास मतलब कि वेट, वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। एटॉमिक वेट मतलब कि मास, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर नंबर आप देखोगे, ये नंबर देखो, 7 से 15 चले गए, 15 से 33, फिर 51, फिर 83, तो इसमें जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो मास बहुत ही हाईली इंक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ये अगर इंक्रीज भी हो रहा है लेकिन इसके सामने कम ही होगा, इसलिए
क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो हाईली इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए। क्लियर, इतना समझ में आया तो नोट करो, आगे चलते हैं। ओके, चलो क्लियर। तो इतना मैं निकाल रहा हूं, एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इतनी तो है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, रटने से अच्छा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट, एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट। तो यहां पे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, किस में रहता है वो, गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है, वो डायटोमिक में रहता है, डायटोमिक फॉर्म, N2 में रहता है, इन विच N2 कैसे बनता है, N और N के बीच 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये तो हमको मालूम ही है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 11th केमिस्ट्री में, ठीक है। कैसे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो नाइट्रोजन की बात करूं तो इसका जो है वो क्या है, 7 है, तो 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, s और p, एक s का और एक p का, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल क्या करते हैं, मिक्स आउट होती है और 2 ऑर्बिटल बनाती है, एक जिसके एक तो पैड इलेक्ट्रॉन वाली और एक ये, मतलब कि ये sp और ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाती है। अब बॉन्डिंग कैसे होती है, नाइट्रोजन, रुको यहां पे लिख लेता हूं मैं, बॉन्डिंग कैसे होगी, क्यों डायटोमिक फॉर्म में रहता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, ये तो फिर बोलोगे क्या। तो यहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो पहली जो बॉन्डिंग है ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच होगी, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये sp और ये sp, ये बॉन्ड हो गया, बन गया, ये ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। दूसरा ये sp जो है वो कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो पैड इलेक्ट्रॉन वाला है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और ये जो 2 आ गई वो यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉ कर दी sp, ये बाकी की क्या है, अगर मान लो कि ये 2px आ गई, ये 2py होगी और ये 2pz, तो 2py क्या होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 2py, ये 2py और ये 2py, ठीक है, ये 2py और ये 2py, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2py 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 2py, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताना हो तो बता दो, यहाँ पे 2py की जगह मैं एक काम करूँ, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, ठीक है, चलो हो गया। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब बाकी का ये 2pz बाकी रही, तो 2pz में यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, 2pz ऐसे, आपको मालूम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में 11th केमिस्ट्री में मैंने आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताया था, ये 2py ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2pz है, हाँ 2pz है, y तो लिख ली। अब इनके बीच भी क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ, ये भी क्या होगी, इनके बीच बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो बना वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद ये पाई बॉन्ड,
और ये जो बना वो पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले सिग्मा, ठीक है, ये साथ में ही बता दिया, पहले सिग्मा उसके बाद पाई और पाई, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, नाइट्रोजन शोज पी पाई बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज या स्मॉल एटॉमिक साइज लिख लेता हूं, लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल एटॉमिक साइज। स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो पी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बाजू में होंगे तो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दैट्स वाई, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, और दूसरा कॉज डायटोमिक में क्यों रहता है, नाइट्रोजन डजंट हैव डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ही नहीं उसके पास, वो तो हमको मालूम है। दैट्स वाई इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेज, सो इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। डायटोमिक फॉर्म के अंदर वो रहता है क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं तो कैसे एक्सपांड करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्टेट बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया इतना, पी पाई बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। अब G15 में सिर्फ नाइट्रोजन ही पी पाई बॉन्डिंग शो करता है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके पास साइज बड़ी है। तो ये जो है मतलब कि 3p या 4p 4d ये जो भी है ना वो मतलब कि डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, इन G15 एलिमेंट्स other elements than नाइट्रोजन, मतलब कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अब पी पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, ये P है, ये Py ली हमने, 2py और 2pz ली, उन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, तो वो पी पाई बॉन्ड हो गया। P के बीच में जो भी बॉन्ड बना पाई वो पी पाई बॉन्ड, डी पाई भी आता है और डी पाई भी आता है, ठीक है। वो 11th में मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था तब कि सर जो पढ़ाया वो सिलेबस में है ही नहीं, तो ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको है ही नहीं, ये तो बाहर का पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता था, ठीक है। तो ये बहुत ही आगे की सोच थी मेरी, लेकिन अब क्या करें, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान। चलो अब ये क्लियर हो गया G15 एलिमेंट्स। उसके बाद क्या लिखना है, हाँ ये डायटोमिक वाला, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, these elements have d orbitals, इनके पास d orbitals है, so they can expand, सॉरी ये निकाल देता हूं, they can ही लिखते हैं, they can expand their octet बोल दो और ऑक्सीडेशन स्टेट, that's why they exist in टेट्रा एटॉमिक फॉर्म, वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म के अंदर रहते हैं, जैसे कि P4 AS4 एंटीमनी मतलब कि स्टीबियम 4, ठीक है। अब मैंने मेटल का नहीं लिखा, ठीक है। अब ये गैसियस स्टेट में रहते हैं, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक
और एंटीमनी जो है वो सॉलिड में रहते हैं। किस में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। किस में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। और बिस्मथ की बात करो, इज अ मेटल विच इज इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है। एक थोड़ा रह गया मेटेलिक कैरेक्टर, और ये वो भी देख लेते हैं, इतना नोट करो। ठीक है। पूरा चिट्ठा ही खोल देते हैं G15 का। चलो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने आगे भी बोला है, लेकिन यहाँ पे वापस से G15 का मैं लिख लेता हूँ, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या स्टीबियम और बिस्मथ। तो पहली बात कि इन दोनों की मैं बात करूं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो थोड़ा कम है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। ठीक है। अगर एटॉमिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? हाई है। दैट मीन्स दे एक्ट एज नॉन मेटल। क्या है वो? नॉन मेटल एक्ट करते हैं। ये भाई की बात करो तो ये जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इजीली, तो ये मेटल है। और इन दोनों की मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर मीडियम, मतलब कि इंटरमीडिएट है। तो ये दोनों की मतलब कि टाइम पे ही डिपेंड करेगा कि वो एज अ एक्ट करेंगे नॉन मेटल या मेटल। तो ये क्या है? मेटलॉइड्स है। क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है। क्लियर? आपको मालूम है मेटल होगा तो वो क्या करेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी तो ही डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? नियरली पॉजिटिव होगी। आप देख लो उठा के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन। और नॉन मेटल की बात करूँ तो वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज ऑफ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आगे भी पढ़ाई हुई है और यही सब रिजेंबल करती है। ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ये पूरा चिट्ठा खोल दिया आप G15 का। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।